हेलो एवरीवन, जय हिंद आप सभी को। और सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। आपको जो एग्जाम है दोस्तों वो मई में शेड्यूल है और अभी आप अच्छे से देख रहे हो कि फरवरी चल रही है। तो आप मोटा मोटा कह सकते हो कि मार्च अप्रैल ये 2 महीने आपके पास है। इन 2 महीनों को अगर हमने बहुत सही तरीके से यूटिलाइज कर लिया तो हमारी ये जो जर्नी है वो आने वाले एग्जाम में हमारे लिए क्या कर देगी, एक तरीके से हमारी जर्नी को आसान बना देगी। जो हमने ये जो मेहनत करेंगे, अगर इन 2 महीनों में हमने जरा सा भी अपने पाथ को चेंज किया, हम रास्ता भटके या फिर हम सही कंटेंट पे काम ना करके कहीं और वर्क कर रहे हैं, तो फिर आपका पूरा का पूरा 1 साल जो तैयारी का है वो वेस्ट हो जाने वाला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस सेशन में जो आपका यूपीएससी प्रीलिम्स का सीसैट वाला पार्ट है, इस सीसैट वाले पार्ट की हम प्लानिंग करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं एक ओवरव्यू दूं तो इन 2 महीनों में आपको कैसे अपनी तैयारी करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है। क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। अब आप ये नहीं कह सकते कि मेरा एग्जाम 1 साल बाद है, हम आराम आराम चीजों को पढ़ के चलेंगे। तो इन बचे हुए जो भी आपके दिन बचे हुए हैं, इसमें कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, जो पढ़ना है वो कितना पढ़ना है। इसके अलावा आप सब में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कई लोग ऐसे हैं जिनका मैथ बड़ा वीक है, कई लोग ऐसे हैं जिनका कॉम्प्रहेंशन बड़ा वीक है, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके रीजनिंग के क्वेश्चंस नहीं बनते होंगे। तो ऐसे जितने भी लोग हैं जिनका 3 में से कोई एक सेक्शन वीक है और वो इस कदर वीक है कि वो कह रहे हैं कि अब ये स्ट्रांग हो भी नहीं पाएगा, मेरे पास 2 ही महीनों का समय बचा हुआ है, तो बताइए फिर जो वीक है उसको अगर स्किप कर दिया जाए तो जो अदर सब्जेक्ट बचेंगे क्या उस पर काम करके हम इजिली अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो इन्हीं सारे मुद्दों पर दोस्तों हम बात करेंगे। सभी का बहुत बहुत वेलकम और बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आज के इस सेशन में। चलिए दोस्तों फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आप में से अगर कोई ऐसा है जिसको ये ना पता हो कि एटलीस्ट हमारा सिलेबस क्या है। अब आप लोग कहोगे सर ऐसा कौन हो सकता है कि 2 महीने बाद एग्जाम है और हमें सिलेबस ही ना पता हो। शायद आपके जानने वालों में से कोई ऐसा ना हो, बट मेरे जानने वालों में से बहुत ऐसे एस्पिरेंट हैं जिन्होंने आज तक कभी सीसैट वाले पार्ट को, कभी सीसैट वाले पोर्शन को उठाया ही नहीं, कभी नहीं उठाया। उनको ये लगा कि मैं अपने जीएस फर्स्ट पेपर पे ध्यान देता हूं, सेकंड पेपर जो है वो जब एग्जाम पास आएगा तो एग्जाम के पास आने पर हम क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे। एट द एंड होता क्या है कि तैयारी आपकी हो नहीं पाती है और जीएस फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छे नंबर्स आने के बावजूद भी आपका जो सीसैट वाला सेक्शन है वो क्या रहता है, वो फेल करा देता है आपको, और आपका जो पूरा का पूरा एग्जाम है वो क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। सबसे पहले एक नजर मैं आपकी डाल देता हूं कि आपके यूपीएससी ने जो प्रॉपर सिलेबस मेंशन किया है सीसैट का वो क्या है। ये आपके कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं जो कि यूपीएससी सीसैट के सिलेबस के अंदर आते हैं। अभी हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि हमें इसमें से वो कौन कौन सा पार्ट है जिसको उठा लेना है और ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनको हमें स्किप कर देना है, जिनको हमें नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इन 3 मुद्दों पर सबसे इंपॉर्टेंट चर्चा होगी आज के इस सेशन पे। तो ये आपके यूपीएससी का सिलेबस है। जैसा कि आप देख सकते हैं, नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, डेसिमल फ्रैक्शन, सर्च इंडिसेस, सिंपलीफिकेशन, नंबर सीरीज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, रेशियो प्रोपोर्शन, एज प्रॉब्लम, पार्टनरशिप, मिक्स रिलेगेशन, एवरेज, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क एंड वेजेस, pipe and cistern, simple compound interest, probability, mensuration, data interpretation, basic algebra, and one more topic that is most important, that is data sufficiency. डेटा सफिशियंसी, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है बट कोई नहीं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम रीजनिंग वाले पार्ट पे चलेंगे तो इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, डायरेक्शन हो गया, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, फिगर काउंटिंग, सिंबल नोटेशन, कैलेंडर, क्लॉक, डाइस, नॉन वर्बल, लॉजिकल या फिर क्रिटिकल रीजनिंग और डेटा सफिशिएंसी। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका कॉम्प्रहेंशन को पढ़ने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा। कॉम्प्रहेंशन को अगर आसान बनाना है तो आपको लॉजिकल या क्रिटिकल रीजनिंग जो है वो पढ़नी ही पड़ेगी। अब सिलेबस पे हमने चर्चा कर ली। अगला मुद्दा जो है, जो आज के सेशन का और इस बैच का पूरा अहम मुद्दा है, नेक्स्ट 2 मंथ्स प्लानिंग। अगले 2 महीनों की हमारी क्या प्लानिंग रहने वाली है,
इस पे हम काम करेंगे। तो मेरी एक एक बात को सुनिएगा, फिर बाद में मैं आपके सारे सवालों का जवाब भी दूंगा। अभी मेरी एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनिए। मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं? मैं आपको पढ़ाने वाला हूं दोस्तों, एक तो मैथ, और दूसरा जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं रीजनिंग। प्लानिंग बनाने से पहले एक ओवरव्यू जो है वो ले लेते हैं, किसका? एग्जाम का। एग्जाम को ओवरव्यू बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ जो आपका एग्जाम को ओवरव्यू है वही आपको ये बताएगा, वहीं से आप ये तय करोगे कि क्या ज्यादा पढ़ा जाए और क्या कम पढ़ा जाए। आप सबको पता है कि आपके एग्जाम में टोटल कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं? 80 क्वेश्चंस आने वाले हैं। आउट ऑफ 80 आपके टोटल 3 सेक्शन है, जिसमें से एक सेक्शन आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का है, दूसरा सेक्शन आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको आप मैथ के नाम से जानते हो, और तीसरा आपका लॉजिकल रीजनिंग या फिर डिसीजन मेकिंग का है। आउट ऑफ 80 किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आते हैं ये कोई प्री डिसाइडेड नहीं है। जंबल्ड फॉर्म में आपको पेपर मिलेगा, कभी भी रीजनिंग का क्वेश्चन मिल सकता है, कभी भी मैथ का क्वेश्चन मिल सकता है, कभी भी आपको आरसी का क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल सकता है। अगर ये कहा जाए कि क्या ये पहले से तय है, क्या ये प्री डिसाइडेड है कि आरसी कितने क्वेश्चन आने हैं, रीजनिंग कितने क्वेश्चन आने हैं, क्वांट कितने क्वेश्चन आने हैं, तो ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। मतलब ये पहले से प्री डिसाइडेड नहीं है। आपको कभी ऐसा होगा कि आरसी के 20 क्वेश्चन मिल गए, क्वांट के 30 मिल गए, बाकी रीजनिंग के मिल गए। कभी ऐसा होगा क्वांट कम हो गए, रीजनिंग ज्यादा हो गए। तो मैं आपको पिछले कुछ सालों की एक एनालिसिस दिखाता हूं दोस्तों। हम स्टार्ट करते हैं 2014 से। अगर आप 2014 से इस ट्रेंड एनालिसिस को देखोगे तो 2014 में देखो आरसी वाले सेक्शन से 32 क्वेश्चन आए, मैथ नाम मात्र की केवल 15 क्वेश्चन और रीजनिंग 33 क्वेश्चन। जब ये 2014 का पेपर हुआ तो अगले साल से क्या कहा गया कि मैथ यूपीएससी बहुत कम पूछ रहा है, मैथ को क्या करो, पढ़ना बंद करो और केवल कहां फोकस करो रीजनिंग और आरसी पे। फिर जब 2015 का पेपर आया तो 2015 में एग्जामिनर ने क्या किया, मैथ के सेक्शन को 15 से उठा के 21 पे कर दिया और रीजनिंग को 33 से कम करके 29 पे कर दिया, और यहां मामला जो है वो 30-32 के आसपास अटका रहा। 2015 के बाद 2016 बैच वाले जितने बच्चे थे उनका भी ये मानना था कि मैथ ज्यादा नहीं पूछी जा रही है, मैथ को कम ही पढ़ते हैं, ज्यादा फोकस जो है वो रीडिंग कॉम्प्रेशन और रीजनिंग पे कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है सीसेट आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, हमें टॉप नहीं करना है, हमें केवल क्वालिफाई करना है। फिर अगला साल आता है जब 2016, तो 2016 में एक बार फिर से जो आरसी है वो में कमी आती है, केवल 27 क्वेश्चन आते हैं और मैथ का वेटेज लगातार बढ़ता जा रहा है। 25 क्वेश्चन आपको मैथ से देखने को मिलते हैं और 28 क्वेश्चन आपको रीजनिंग से देखने को मिलते हैं। आता है 2017 और अब देखिए 2017 से 18, 19, 20 जैसे जैसे समय आपका आगे बढ़ा, एक बार फिर से क्वांट का वेटेज क्या हुआ, बढ़ना स्टार्ट हो गया। यानी कि जो एक मिथ बना हुआ था कि नहीं भैया क्वांट नहीं आती, क्वांट ना पढ़ो, सीधे किस पे काम कर लो, रीजनिंग पे काम कर लो, आरसी पे काम कर लो, वो डिसीजन गलत हुआ। आप देख सकते हैं 2017 में 23 क्वेश्चन, 18 में 31 क्वेश्चन, 19 में 26 क्वेश्चन, 2020 में 40 क्वेश्चन, 2021 में 24 क्वेश्चन, 2022 में 34 क्वेश्चन, 2023 में 32 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, 2023 के बाद 24 में भी 32 से 33 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। ये आपके मैथ की मैं बात कर रहा था। रीजनिंग की आप बात करोगे, रीजनिंग आपका वेटेज लगातार कम होता जा रहा है। अगर आप नोटिस करो तो देखो 17 में 27 आया, 18 में 23 क्वेश्चन आए, 19 में 24 क्वेश्चन आए, 2020 में केवल 15 क्वेश्चन, 2021 में 27 बढ़े, बट 22 में 20 क्वेश्चन, 23 में 18 क्वेश्चन और 2024 की बात करो तो यहां भी आपको 18 से 20 क्वेश्चन ही देखने को मिले हैं। बाकी सारा का सारा जो वेटेज है वो किसका है, आरसी का है। मुद्दा ये है कि ऐसा क्या करें कि इस कम से कम समय में हम पढ़ के सीसैट को क्वालिफाई कर ले जाएं। हमें नहीं लाने 150 नंबर, हमें नहीं लाने 120 नंबर, किसी भी तरीके से हमें 66.66 कह सकते हो, 67 मार्क्स हमें किसी भी तरीके से लाने हैं। तो कुछ ऐसी जड़ी बूटी बता दीजिए कि हम इतना काम कर ले और इतना काम करने से हमारा जो सीसैट है वो आसानी से निकल जाए। तो जड़ी बूटी तो ऐसी कोई नहीं है, ना ही ऐसे कोई दवा है जो आपको पिला दी जाए और आपका सीसैट एग्जाम जो है वो आप क्वालिफाई कर ले जाओगे। मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन एक कहावत आपने सुनी होगी ना कि मेहनत तो कर रहे हो बट वो मेहनत आपकी सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। अगर मेहनत करने की डायरेक्शन नहीं सही है तो आपकी पूरी की पूरी मेहनत क्या होगी, वेस्ट हो जाएगी। ये जो ट्रेंड एनालिसिस है ये मैंने क्यों करवाया,
इस ट्रेंड एनालिसिस को करवाने के पीछे की केवल और केवल इतनी वजह है कि आप ये जो अपने माइंड में एक गेम सेट करके आपने रखा है कि नहीं मैथ के क्वेश्चन कम आते हैं, रीजनिंग ज्यादा आती है, रीजनिंग ज्यादा आती है, आरसी कम आती है, तो ये मिथ पहले तो अपने दिमाग से निकाल दो। इस बात को अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दो। ये जो आप नंबर्स के साथ पेपर को जज कर रहे हो, डोंट गो विद एनी नंबर। किसी भी नंबर के साथ आपको आगे नहीं जाना है कि नहीं भैया आरसी से तो इतना आ जाएगा, क्वांट से इतना आ जाएगा, लॉजिकल रीजनिंग से इतना आ जाएगा। इनफैक्ट आप नहीं, हम भी ये डिसाइड नहीं कर सकते। हम इन द सेंस हम जितने टीचर्स हैं, हम ये प्री डिसाइड नहीं कर सकते कि आपकी बार क्वांट में इतने आएंगे, रीजनिंग में इतने आएंगे और आरसी में इतने आएंगे। ये आपके सामने एक एनालिसिस है, आप देख रहे हो कहीं भी कुछ भी हो जा रहा है। कभी मैथ 40 है तो कभी मैथ 15 भी है, जमीन आसमान का फर्क है। इसी तरीके से आप रीजनिंग देख सकते हो, कभी रीजनिंग 33 है तो कभी रीजनिंग आपकी 15 भी है। तो कोई भी चीज कभी भी अप और डाउन हो सकती है। अगर माइंड में हम ये सोचकर चल रहे हैं कि भाई इस सेक्शन से इतने क्वेश्चन, इस सेक्शन से इतने क्वेश्चन आएंगे, तो ये आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं। तो ये पहली बात तो आप अपने माइंड से निकाल दीजिए। अब दोस्तों मुद्दा ये है कि यहां आते हैं पहली वाली स्लाइड पे, जहां हम लोग मैथ और रीजनिंग की बात कर रहे थे। मुद्दा यह है दोस्तों कि मैथ और रीजनिंग को किस तरीके से इन 2 महीनों में पढ़ा जाए, क्योंकि हमने ये तो देख लिया कि मैथ और रीजनिंग जो है वो अगर एक सेक्शन बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ये तय है। ये आप पहले से डिसाइड कर सकते हो कि यहां से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे तो यहां का वेटेज कम होगा, यहां से ज्यादा आएंगे तो यहां का वेटेज बढ़ेगा। और ये 2 ऐसे सेक्शन है, मैं पहले इन्हीं पे चर्चा क्यों कर रहा हूं, ये 2 ऐसे सेक्शन है जो आपके सीसैट एग्जाम को क्वालिफाई करा देंगे। आप कहोगे सर कॉम्प्रहेंशन, कॉम्प्रहेंशन भी है, लेकिन कॉम्प्रहेंशन की जो कहानी है वो अभी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद। पहले इन दोनों पर काम कर लिया जाए। कुछ सर्टेन टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, जिन पे हम इन 2 महीनों में क्या करेंगे, काम करेंगे। इन 2 महीनों में अगर उन टॉपिक्स पे आपने मेरे साथ काम कर लिया, देन कोई दुनिया की ताकत आपका सीसैट क्रैक करने से आपको नहीं रोक सकती। पहले मैं वो टॉपिक आपको बताता हूं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। सिलेबस तो बहुत ब्रॉड है, बट जितने टॉपिक बता दूंगा आपको केवल उतने ही टॉपिक पढ़ने हैं, इससे आगे आपको नहीं पढ़ना है। दोस्तों सबसे पहले तो आपको पूरी की पूरी मैथ की अगर मैं बात करूं तो मैथ के अंदर आपको पूरी की पूरी जो नंबर सिस्टम फैमिली है वो खत्म करनी, पूरी की पूरी नंबर सिस्टम फैमिली हमें पूरा का पूरा उड़ा के चलना है। नंबर सिस्टम फैमिली में आपके बहुत सारे टॉपिक आते हैं, जैसे एचसीएफ एंड एलसीएम, ये टॉपिक भी आपका यहीं पे आता है। इसी तरीके से आपका डेसिमल एंड फ्रैक्शन वाला जो टॉपिक है ये आपका यहीं पे आता है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, ये वाला टॉपिक भी आपका यहीं पे आता है। इसी तरीके से आपका जो सर्च इंडिसेस वाला पार्ट है ये भी आपका यहीं पे आता है, सर्च एंड इंडिसेस, ये भी आपको यहीं पे पढ़ना है, घातांक एवं करड़ी। साथ ही साथ हम सिंप्लीफिकेशन को साथ में लपेट लेंगे, सिंप्लीफिकेशन पे भी एक नजर आपको डाल लेना है। कुल मिला के नंबर सिस्टम की पूरी फैमिली जो है वो आपको यहाँ पे खत्म करनी है। ये एक इकलौता ऐसा टॉपिक है कि अगर ये टॉपिक आपने पढ़ लिया तो मेरे प्यारे भैया, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं, 10 क्वेश्चन मिनिमम आपके कहीं नहीं गए, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं। ये एक इकलौता ऐसा टॉपिक है जो आपके 10 क्वेश्चन आपको दे के जाएगा, पूरे पूरे 10, मतलब मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं, वरना 2014 से अभी तक के शिफ्ट में ना जाने जितने भी पेपर आपके हुए, ना जाने कितने ऐसे पेपर हैं जहां 20 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं नंबर सिस्टम से, इकलौते नंबर सिस्टम से। 20 क्वेश्चन केवल आ रहे हैं नंबर सिस्टम से, 21 क्वेश्चन केवल नंबर सिस्टम से आ रहे हैं। इतिहास का आज तक का यूपीएससी का जो सबसे टफेस्ट पेपर बना है वो बना है दोस्तों 2023 का। और उस 2023 के पेपर की अगर हम बात करें तो उस 2023 के पेपर में केवल 2 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, एक नंबर सिस्टम, दूसरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। 35 से 40 क्वेश्चन आए थे उस पेपर में, लेकिन पूरी की पूरी मैथ में केवल 2 ही टाइप के क्वेश्चन थे, या तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी मिल रहा है या फिर आपको नंबर सिस्टम देखने को मिल रहा है। तो नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लास्ट ईयर 2024 का पेपर भी देखोगे तो लास्ट ईयर 2024 वाले पेपर में भी 12 से 13 क्वेश्चन अकेले किसके आए हैं, नंबर सिस्टम के। क्योंकि यहां पे एक सर्टेनिटी नहीं है, हर साल आंकड़ा कम ज्यादा हुआ करता है, लेकिन एक औसतन ये देखा गया है कि हर एक साल कम से कम 10 क्वेश्चन तो आपको नंबर सिस्टम के मिलते ही हैं, पढ़ना ही पढ़ना है। अब नंबर सिस्टम के अलावा जब हम अरिथमेटिक की बात करेंगे तो अरिथमेटिक की फैमिली में वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो क्रीमी है, जो हमें उठाने होंगे और जहां से क्वेश्चन
बनने की संभावना सबसे ज्यादा है, उस पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम अरिथमेटिक की बात करें तो अरिथमेटिक के कुछ टॉपिक हैं जो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, उतने ही टॉपिक पढ़ने हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। एक तो आपको देखो परसेंटेज पढ़ना बहुत जरूरी है। परसेंटेज पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि परसेंटेज से डायरेक्टली क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन होता क्या है, परसेंटेज के कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल बाकी के जो चैप्टर हैं उन पे बड़ा बढ़िया तरीके से होता है। दूसरा टॉपिक आपको दोस्तों प्रॉफिट लॉस पढ़ना है। जब आप परसेंटेज पढ़ लोगे ना तो परसेंटेज पढ़ने के बाद प्रॉफिट लॉस पढ़ना आपके लिए क्या होगा, काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। तीसरा टॉपिक आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है दोस्तों एज। एज के साथ साथ एक टॉपिक और है मिक्सचर, और मिक्सचर के साथ साथ लास्ट ईयर पार्टनरशिप से क्वेश्चन देखने को मिला, लास्ट ईयर ही नहीं पिछले 2023 के पेपर को अगर हम छोड़ दें तो भाई साहब पार्टनरशिप से एक एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। पार्टनरशिप के साथ साथ आपको टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पक्का आएगा, हर साल पूछा जा रहा है, इस साल भी आएगा। टाइम एंड वर्क आपको पढ़ना है और इसके अलावा आपको एसटीडी पढ़ना है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। अरिथमेटिक में केवल और केवल इतने ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे कम कुछ नहीं। इतने टॉपिक्स अगर आपने पढ़ लिए, गिनती के 1 2 3 4 5 6 7, बस इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। जब इस पे आप काम कर लेंगे तो तीसरी और अंतिम बात जो मैं आपको, अंतिम जो काम आपको करवाऊंगा वो करवाऊंगा डेटा सफिशिएंसी पे। किस पे करवाऊंगा, डेटा सफिशिएंसी पे। और डेटा सफिशिएंसी के साथ साथ आपको यहीं पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बस खत्म खत्म। ये तो मैंने बात बताई किसकी, मैंने बात बताई कि आपको क्या पढ़ना है। अब क्या नहीं पढ़ना, मैंने बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे स्किप कर रखे हैं। लाइक आपका एवरेज हो गया, लाइक आपका रेशियो हो गया, पाइपलाइन सिस्टम हो गया, लाइक बोट एंड स्ट्रीम हो गया, टाइम ट्रेन हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ये सब मैंने हटा रखा है। ये आपको नहीं पढ़ने, नहीं पढ़ने, क्योंकि ना ही आपके पास इतना समय है कि आप बहुत डिटेल्ड में सारे सिलेबस को पढ़ पाओ, और ना ही आप पढ़ पाओगे, क्योंकि जैसे जैसे आपका एग्जाम पास आ रहा है तो केवल सीसैट का ही नहीं, आपके जीएस फर्स्ट पेपर का भी लोड आपके ऊपर है, जीएस फर्स्ट पेपर का भी प्रेशर जो है वो आपके ऊपर है। अब यहीं से एक क्वेश्चन राइज होता है, वो क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर हमने इस बैच को परचेज किया है तो क्या आप हमें केवल इतने ही टॉपिक पढ़ाने वाले हो? दैट्स द पॉइंट कि सर हमने पैसा दिया है, हमने ये बैच परचेज किया है, तो क्या आप हमें मैथ के अंदर केवल बस इतनी ही चीजें कराने वाले हो? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने आपसे क्या कहा कि ये पढ़ना मैंडेटरी है, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है जहां से आपका सीसेट क्वालिफाई होगा। बाकी जब अभी मैं पढ़ाऊंगा तो मैं स्टार्टिंग इन पे ही फोकस कराऊंगा, शुरुआत जो है वो इन्हीं से होगी, पहले इन्हीं को खत्म करेंगे, उसके बाद जो टॉपिक मैंने नहीं भी लिखे हैं उन टॉपिक्स की भी क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। मैं ये जो टॉपिक्स आपको बता रहा हूं, दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आप ऐसे समझो। इस बात का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसके अलावा जो टॉपिक हमारे बचेंगे हम उनको कवर नहीं करने वाले, हम पढ़ेंगे सब कुछ, काम पूरे सिलेबस पे करेंगे, लेकिन बस बात वही है कि ये हमारा वो पार्ट है जिसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला। रीजनिंग की अगर हम बात करेंगे, रीजनिंग का सिलेबस बहुत लिमिटेड है, बहुत छोटा है, और इस लिमिटेड सिलेबस से आप अच्छे खासे नंबर जो है वो निकाल सकते हो। क्या क्या पढ़ना है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। वो कौन से टॉपिक है, रीजनिंग का एक डेफिनेट पैटर्न है, एक सर्टेन पैटर्न है जो लगातार चलता चला आ रहा है। ये पैटर्न जो है ये आपका लगातार चलता चला आ रहा है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, ना ही होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर नहीं है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स नहीं है। सबसे पहले तो आपको इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे काम करना होगा। इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, हर बार। आज तक कोई पेपर ऐसा नहीं हुआ जहां इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर से आपका क्वेश्चन ना पूछा गया हो। इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर से ही जुड़ा हुआ एक और टॉपिक है आपका दोस्तों, दैट इज कोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब आप कहोगे सर कितने क्वेश्चन आएंगे, तो अगर मैं आपसे कहूं कि केवल इन दो टॉपिक्स को मिलाकर आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे तो शायद आपको हैरानी होगी कि सर क्या मजाक कर रहे हो, 4 से 5 क्वेश्चन केवल इन दो टॉपिक से। तो मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, दिस इज रियलिटी कि ये दो इकलौते ऐसे टॉपिक है जहां से आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इनके अलावा दोस्तों किन किन टॉपिक्स पे काम करना है, एक बहुत छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, दैट इज क्लासिफिकेशन।
और क्लासिफिकेशन जिसको आप हिंदी में वर्गीकरण बोलते हो, और क्लासिफिकेशन का ही सब्सिडरी जो है वो आपका एनालॉजी है। इन दोनों पे हमें काम करना होगा। इसके बाद दोस्तों ब्लड रिलेशन, जहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। ये बता देता हूं, ब्लड रिलेशन से अगर क्वेश्चन आया तो डायरेक्शन से नहीं आएगा, और अगर डायरेक्शन से क्वेश्चन आया तो ब्लड रिलेशन से नहीं आएगा। लास्ट ईयर 2024 की बात करें, बैक टू बैक 2 क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिले, मतलब पूरे पेपर में एक साथ 2 क्वेश्चन दिए हैं, 2 के दोनों आपको डायरेक्शन से देखने को मिले। बट एग्जामिनर मोस्ट ऑफ द केसेस में यहां से क्वेश्चन पूछता है तो यहां से नहीं पूछेगा, यहां से पूछेगा तो फिर आपका डायरेक्शन से नहीं पूछेगा। 5 टॉपिक तो ये हो गए। इसके अलावा दोस्तों आपको क्यूब पढ़ना है एक क्वेश्चन के लिए, आपको कैलेंडर पढ़ना है, 1 से 2 क्वेश्चन यहां से आते हैं, आपको क्लॉक पढ़ना है। क्यूब, कैलेंडर और क्लॉक ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। एंड वन लास्ट थिंग, that is sitting arrangement। sitting arrangement ये वो टॉपिक है जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आएंगे। बाकी इसके अलावा भी हमारे पास बहुत ऐसी चीजें हैं पढ़ने को, जिनकी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, जिनका मैं आपको अभ्यास कराऊंगा, आप बढ़िया तरीके से उनको भी पढ़ोगे। बट मैंने आपके सामने राइट नाउ जो टॉपिक लिखे हैं ये वो टॉपिक्स हैं जिनको अगर आपने पढ़ लिया, इन पे अगर आपने समय दे लिया, तो दोस्त यकीन मानिए आपका जो काम है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। आसानी से आप क्या करोगे, अपने एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। आई होप कि आपने टॉपिक्स जो मैंने लिखे हैं ये नोट कर लिए होंगे। अब कहां पे हम कितना समय देने वाले हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो चलिए आइए मैं आपको बता देता हूं कहां हम कितना समय देने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं बहुत क्लियरली कि मैं नंबर सिस्टम फैमिली पे आपके साथ 10 घंटे जो है वो स्पेंड करने वाला हूं। आप कहोगे सर क्या मजाक कर रहे हो? बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल सीरियस हूं। पैन इंडिया कोई एक सिंगल इंस्टीट्यूट आप ऐसा उठा लीजिए जिसने क्रैश कोर्स में 10 घंटे की क्लास दी हो, इम्पॉसिबल। मैं जब सी सैट में नंबर सिस्टम पढ़ाता हूं ना बेसिक बैच में, तो वहां 18 से 20 घंटे नंबर सिस्टम चलता है, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस ही इतनी ज्यादा है। आप खुद सोचिए कि मैंने 10 घंटे यहां दे दिए, और उन 10 घंटों में अगर आपने 10 से 11 क्वेश्चन यहां से निकाल लिए, तो 10-11 यहां से निकाल लिए हो, 10-11 क्वेश्चन यहां से निकाल लो, 10-11 क्वेश्चन अगर आपने कॉम्प्रहेंशन से निकाल लिए, तो क्या आपको पता है आपका सी सैट क्वालिफाई हो जाएगा? पूरा का पूरा पेपर सी सैट वाला आप जो है वो क्वालिफाई कर ले जाओगे। इसलिए इंपॉर्टेंट है। नंबर सिस्टम फैमिली में 10 घंटे देने के बाद दोस्तों बाकी के जो बचे हुए आपके 10 घंटे हैं, बचे हुए 10 घंटे का मतलब बाकी 10 घंटे जो है वो मैं आपके साथ कहां स्पेंड करने वाला हूं, वो मैं अरिथमेटिक के इन टॉपिक्स पे खर्चा करने वाला हूं। अरिथमेटिक के इन टॉपिक्स पे डेटा सफिशिएंसी और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एक एग्जाम के अंदर तकरीबन 10 क्वेश्चन यहां से आएंगे। लेकिन ये 10 क्वेश्चंस में से कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके यहीं से मिले हुए हैं, मतलब नंबर सिस्टम का ही क्वेश्चन बनता है, बट वो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर्म में बना देगा। तो 10 घंटे 10 क्वेश्चन जो यहां से बनते हैं इस डेटा सफिशिएंसी वाले टॉपिक पे मैं 5 घंटे आपके साथ जो है वो खर्च करने वाला हूं। इसके अलावा जो बाकी समय बचेगा, जितने हमारा रेस्ट सिलेबस है फिर हम उस पर काम कर लेंगे। जो हमारा रेस्ट सिलेबस है, जो बचा हुआ पार्ट है सिलेबस का, फिर हम उस पर काम कर लेंगे। रीजनिंग की अगर हम बात करें दोस्तों, तो रीजनिंग में आपके पास ये जितने टॉपिक सामने आंखों के लिखे हुए हैं, हर एक टॉपिक पे मैं आपके साथ 2 घंटे स्पेंड करूंगा, और इन 2 घंटों में मैं जितना आपको सिखा दूंगा, पढ़ा दूंगा, वो मोर देन सफिशिएंट होगा। उससे ना आपको एक रत्ती कम पढ़ना है, ना उससे एक रत्ती आपको ज्यादा पढ़ना है। ये आपका जो मेजर पार्ट है, जो आप कह सकते हो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पे हमने इतने इतने घंटे सबसे पहले काम कर लेने हैं। स्टार्टिंग के 30 से 35 दिन जो हैं वो हमें इन पे लग के काम करना है। उसके बाद जो रेस्ट वाला पार्ट है उसको हमें क्या करना है, रेस्ट वाला जो पार्ट बचेगा उस रेस्ट वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, उस रेस्ट वाले पार्ट को कवर करेंगे। एग्जाम से ठीक 15 दिन पहले, 15 से 20 दिन पहले मैं 15 घंटे की ऐसी क्लासेस आपको प्रोवाइड कराऊंगा जो आपका पूरा पेपर सेट करेंगे। वो मैं हर साल कराता हूं, मैंने लास्ट ईयर भी कराए थे। आपने देखा होगा 10 डेज 10 पेपर की एक सीरीज जो है वो मैंने लास्ट ईयर 2024 में स्टार्ट की थी। उसके बाद एग्जाम हुआ था, एग्जाम के बाद मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि 10 डेज 10 सीरीज से ही कितने क्वेश्चन फंस गए। सारा का सारा जो सिलेबस था वो जो क्लास में डिस्कस किया था, पूरे के पूरे डिट्टो टू सेम लैंग्वेज के क्वेश्चन एग्जाम में फंस गए थे। तो होता क्या है कि अभी तो मैं यहां से स्टार्ट कर दूंगा, स्टार्ट करके हम 30-35 दिन इस पे काम कर लेंगे। उसके बाद जो समय बच जाएगा
जिस समय में आप इसको छोड़कर अदर पार्ट पे काम कर रहे होंगे तो मुझे भी ये पता है कि आप इन चीजों को दोबारा नहीं पढ़ने वाले, तो मुझे ही ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि एक बार आपको मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीजें करवाने के बाद एग्जाम के ठीक 10-15 दिन पहले से मुझे आपको प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी, प्रैक्टिस करानी पड़ेगी। तो उस प्रैक्टिस सेशंस में हम ये जितनी चीजें पढ़ेंगे, इस बैच में जितना कुछ पढ़ेंगे, सबके मिक्स्ड फॉर्मेट में क्या करेंगे, मिक्स्ड फॉर्मेट में प्रैक्टिस कर लेंगे। ये तो हमारी क्लासेस की बात हो गई। नाउ अब किसका नंबर आता है, आपको केवल 2 काम करने हैं, इसके अलावा आपको तीसरा कोई काम नहीं करना। वो 2 काम आपको ये करने हैं, क्लास करनी है, मेरी क्लास करनी है। इसके अलावा एक चीज पहले क्लियर कर दूं कि सोर्स बहुत ज्यादा मत पकड़िएगा, एक सिंगल सोर्स रखिएगा। आपने बैच ले लिया है तो बैच ले लिए हो तो सुकून से क्लास करो, जैसा बताता जा रहा हूं वैसे करते जाना। ये काम बिल्कुल मत करिएगा कि आज आप यहां पढ़ रहे हो, कल को आपके पास टाइम मिला तो बैठ के किसी और टीचर को, परसों किसी और टीचर को। स्ट्रैटेजी बहुत है, बट आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि किसी एक स्ट्रेटजी को आप फॉलो कर लो। हम करते क्या है, हम स्ट्रेटजी की इतनी ज्यादा वीडियोस देख डालते हैं कि हम उससे में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हमें समझ में नहीं आता कि हम किसकी स्ट्रेटजी को फॉलो करें। तो भैया रणनीति जो है वो 1000 लोग बना के रखे हैं, सबकी रणनीति बेस्ट है। आपके लिए इंपॉर्टेंट, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है उन 1000 लोगों में से किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की फुल स्ट्रेटजी को फॉलो करना। तो एक तो आपको क्लासेस करनी है, क्लासेस के बाद जो चीजें मैं क्लास में आपको सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, उन्हीं चीजों को रिवाइज कर लेना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, उन्हीं चीजों को रिवाइज कर लेना है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि भाई हम प्रैक्टिस कहां से करेंगे, प्रैक्टिस के लिए केवल एक सोर्स रखिए, पिछले 11 सालों का पेपर उठा लो, 10 साल का उठा लो, 14 से 24 तक का पेपर उठा लो, 14 से 24 तक के आपके टोटल 11 सेट आपको मिल जाएंगे। बस केवल और केवल उन्हीं को सॉल्व करो, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना, ना कोई किताब खरीदनी है, ना किसी ऑथर के पास जाना है, कुछ भी नहीं करना। जितना करा रहा हूं इतने को ही अगर आपने सीख लिया तो आपका कल्याण हो जाएगा, आपका भला हो जाएगा। तो ये तो हमने बात कर ली किसकी, कि आगे के जो हमारे 2 महीने हैं उनको हम इन क्लासेस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, कब हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, कब हम डिटेल में सीखने वाले हैं। तो अभी तो हम लोग स्टार्टिंग के 30-35 दिन इसको क्या करेंगे, डिटेल में समझेंगे, सीखेंगे। बट उसके बाद जो दिन आएंगे, उसके बाद कुछ दिन हम खर्च करेंगे किस पे, जो बचा हुआ सिलेबस होगा उस पे, जो इंपॉर्टेंट नहीं भी है लेकिन आपने पैसा दिया है, मेरा काम है पढ़ाना, मैं डेफिनेटली पढ़ाऊंगा। देन आपके एग्जाम के पहले हम लोग कंप्लीट मिक्स्ड प्रैक्टिस करेंगे, एक सेट, उसी में आपके रीजनिंग के क्वेश्चन, उसी में मैथ के क्वेश्चन, सारे टॉपिक्स के मिक्स्ड वे में जो क्वेश्चन होंगे उनका हमें क्या करना है, अभ्यास कर लेना। प्रैक्टिस कहां से करोगे, प्रैक्टिस केवल और केवल आपको प्रीवियस ईयर पेपर से करने हैं। प्रीवियस ईयर पेपर की वीडियोस कहां से मिलेंगी, SLVIS जो अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म है उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर की, 2014 से लेकर 2024 तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सारे एग्जाम्स का डिटेल्ड वीडियो जो है वो वहां पे अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर पेपर की पूरी क्लासेस जो है वो आपको वहां से मिल जाएंगी। अब मुद्दा आता है कि सर ठीक है मैथ और रीजनिंग तो आपने बता दिया, कॉम्प्रहेंशन वाला तो वैसे आपको मैम बता ही देंगे, मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे देता हूं। कॉम्प्रहेंशन का केस ये है दोस्तों कि अगर रीजनिंग के अंदर जो लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट है, जो क्रिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट है, जैसे स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट एजम्पशन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, इन्फरेंसेस हो गए, कॉज एंड इफेक्ट हो गए, ये जो लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट है ये अगर आपने अच्छे से कवर किया, ये अगर आपने अच्छे से समझा तो ही आप कॉम्प्रहेंशन से नंबर निकाल पाओगे। अदरवाइज कॉम्प्रहेंशन में आप पूरा का पूरा क्या करोगे, गुड़ गोबर करके आ जाओगे। अब कॉम्प्रहेंशन दोस्तों पहले जैसा नहीं रहा कि एक पैसेज दे दिया, उस पैसेज से एक क्वेश्चन पूछ लिया और आपको केवल उसी क्वेश्चन का क्या करना है, आंसर दे देना है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं रहा, अब वो टाइम निकल चुका है। अब आपका जो कॉम्प्रहेंशन है वो पूरा का पूरा लॉजिकल बनने लगा है, और इस लॉजिकल कॉम्प्रहेंशन में दोस्तों स्टेटमेंट एजम्पशन, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपकी पूछी जाने लगी हैं। मुद्दा ये है, अगली बात जो हम करने वाले हैं वो अगली बात यही करने वाले हैं दोस्तों कि अब सीसैट निकलेगा कैसे। कोर्सेस तो हमने ले लिए, हमने ये देख लिया कि कोर्सेस के अंदर क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किसको कितने घंटे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट अगला जो मुद्दा है कि भाई सीसेट इजीली कैसे क्रैक होगा, आइए उसकी चर्चा कर लेते हैं। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि सीसेट को आसानी से कैसे क्रैक करेंगे। आपके पास मैथ है, आपके पास रीजनिंग है और आपके पास कॉम्प्रहेंशन है।
टोटल एग्जाम में 80 क्वेश्चन आते हैं। ऑन एन एवरेज अगर मैं आपको बताऊं तो ऑन एन एवरेज 25 से 30 क्वेश्चन आप हर एक सेक्शन के जो है वो लेकर चलिए। 25 से 30 क्वेश्चन आपके हर एक सेक्शन के, इसी में कम ज्यादा हुआ करता है। जो आपका ये 25 से 30 वाला डेटा मैं लिख रहा हूं, यही आपके क्या होते हैं, यही आपके कम ज्यादा हुआ करते हैं। कभी 25 से 22 हो जाएगा, कभी 25 से 28 हो जाएगा। तो एक औसतन आप कह सकते हो कि तीनों सेक्शन से तकरीबन 25 से 30 क्वेश्चन जो है वो हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। 200 नंबर का आपका पेपर होता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, जो मैक्सिमम मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स ये आपका होता है 200, राइट। जो आपके टोटल क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, टोटल क्वेश्चन ये आते हैं 80। दोस्तों हमें इसको क्वालिफाई करना है। 80 का जरा 33% निकालना, 80 का 1/3। आपने कहा सर 1/3 निकाल लेता हूं, आपने कहा जी 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 9 27, 29 पॉइंट समथिंग आएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चन। आप कहोगे सर क्या कर रहे हो? दोस्तों 30 क्वेश्चन आपको करेक्ट करना है, बस बस 30 क्वेश्चंस, इसके अलावा कोई काम नहीं करना। सर वाकई में आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? 80 में से हमें केवल 30 क्वेश्चन सही करके आने हैं। हाँ जी, 30 अगर आपने 100% एक्यूरेसी के साथ सही कर लिए तो काम तो आपका बन जाएगा। लेकिन मैं 30 ना कह के मैं क्या करूंगा, +5 करूंगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी नजर में क्वेश्चन सही होता है बट एग्जामिनर की नजर में वो गलत हो जाता है। तो एक टारगेट आपने सेट कर लिया, और टारगेट 35। टारगेट क्या है? टारगेट का नाम है टारगेट 35। हमें इन 80 में से 35 क्वेश्चन निकालने हैं, और वो 35 क्वेश्चंस निकालने हैं, वो 35 स्क्रीम क्वेश्चन निकालने हैं जिनको हम आसानी से क्या कर पाए, आसानी से डन कर पाए, आसानी से सॉल्व कर पाए। बट ये होगा कैसे? अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, देखो, जिनका ये तीन का तीनों सेक्शन ठीक है, बहुत अच्छा किसी का नहीं होगा। बहुत अच्छा का मतलब होता है फिर आप परफेक्ट हो, तो बहुत अच्छा तो नहीं होगा। लेकिन अगर ऑन एन एवरेज औसतन आप इन तीनों में से एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपके लिए चीजें आसान हो जाती हैं। आसान इसलिए हो जाती है, एक ऐसा बंदा जिसको रीजनिंग आती है, कॉम्प्रिहेंशन भी ठीक ठाक है, मैथ भी ठीक ठाक है, तो वो पता है क्या करता है, वो करता यही है कि 12 से 15 क्वेश्चन वो यहां से निकाल लेता है। रीजनिंग इन कंपेरिजन ऑफ मैथ थोड़ा सा आसान होती है, 12 से 15 क्वेश्चन वो यहां से निकाल लेता है। और अगर आपने यहां से 10 क्वेश्चन भी निकाल लिए तो आपका जो सी सेट है वो आसानी से क्या हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा। दिक्कत उनके लिए है जिनको मैथ नहीं आती। सबसे पहला कि जिसको मैथ नहीं आती वो सी सेट को कैसे निकाले। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, बहुत सिंपल तरीके से, आप भूखे हो, आप भूखे हो और आपके पेट को 2 किलो खाने की रिक्वायरमेंट है। आप भूखे हो, आपके पेट को 2 किलो खाने की रिक्वायरमेंट है। एक तरफ बढ़िया बढ़िया पनीर चावल है, पनीर चावल है, और एक तरफ बढ़िया बढ़िया दाल चावल है। एक तरफ पनीर चावल है और एक तरफ आपको दाल चावल दिख रहा है। आपका जो पेट है वो भूखा है और कह रहा है मुझे 2 किलो खाना चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि पनीर चावल आपको सूट नहीं करता, या आपको सूट नहीं करता। आप खाएंगे, आपको वोमिटिंग होगी, आपको लूज मोशंस होंगे, आपको ये खाना ही नहीं है। अगर मुझे पनीर चावल नहीं खाना है तो मेरी मजबूरी है कि मैं पूरा का पूरा फोकस जो है वो कहां करूं, दाल चावल पे करूं, क्योंकि पेट भूखा है। पेट कहता है 2 किलो से कम हमारे में डालोगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमको 2 किलो खाना चाहिए तो चाहिए। और पनीर चावल हम खा नहीं सकते तो हमारे पास ऑप्शन है कि दाल चावल को हमें ज्यादा खाना पड़ेगा। जो पनीर चावल नहीं खा रहे हो उसकी जगह भी आपको दाल चावल से ही काम चलाना पड़ेगा। सेम वही चीज यहां पर आपके सिलेबस के साथ है। अगर आपको लग रहा है कि सर हमें तो मैथ नहीं आती, हम पढ़ना भी नहीं चाहते, ना हमें आती है और ना ही हम ये चाहते हैं कि हमें आए, तो उसके लिए फिर एक रास्ता ये बचता है कि आप किसकी शरण में चले जाओ, आप चले जाओ रीजनिंग और कॉम्प्रहेंशन की शरण में। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, मैं आपको कोई डरा धमका नहीं रहा हूं, मैं आपको सच्चाई से रूबरू करवा रहा हूं, मैं आपको सच्चाई से अवगत करा रहा हूं। अगर आपको लगता है सर मुझे मैथ नहीं आती, मुझे मैथ नहीं पढ़नी, मैं चाहता हूं कि बिना मैथ के मेरा रीजनिंग और कॉम्प्रहेंशन के बलबूते क्या हो जाए, कॉम्प्रहेंशन और रीजनिंग के बलबूते मेरा पेपर निकल जाए,
नो डाउट निकल सकता है, नो डाउट निकल सकता है। फिर से इस लाइन को बोलो, अपने मुंह से बोलो, निकल सकता है, निकल सकता है। दिस इज अ केस ऑफ पॉसिबिलिटी, दिस इज अ केस ऑफ पॉसिबिलिटी कि निकल सकता है। इस बात से ये भी निकल के आ रहा है कि नहीं निकल सकता है। आपके सामने एक पहाड़ है, मैंने कहा चढ़ सकते हो, मैं चढ़ सकते हो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं यह आशंका है कि आप नहीं भी चढ़ पाओगे। और जब मुझे पता है कि तुम चढ़ ही लोगे तो मैं कहूंगा अरे चढ़ जाओगे, मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये कहूंगा चढ़ जाओगे, चढ़ जाओगे। दिस इज अ कॉन्फिडेंट, मतलब कॉन्फिडेंस का केस है। एंड मैंने कहा कि आप चढ़ सकते हो, ये पॉसिबिलिटी का केस है। इसका मतलब यहां निगेटिव वाइब भी आ रही है। तो आप वही चीज समझो कि मैथ नहीं भी पढ़ोगे तो आपका सीसैट निकल सकता है, लेकिन कब नहीं निकल सकता है वो भी मैं आपको बता दूं। बिना मैथ के सीसैट निकालना है तो आपको इन दो सेक्शंस को स्ट्रॉन्ग करना होगा, और इस तरीके से स्ट्रॉन्ग करना होगा कि सारा का सारा जो 35 क्वेश्चन का वेटेज है वो आपको यहां से निकालना होगा। अब 35 क्वेश्चन यहां से अगर आपको निकालना होगा, आप कह सकते हो आपके पास कितने क्वेश्चन हैं इन दो सेक्शन से मिलाकर, मोटा मोटा मान के चलो कि आपकी रीजनिंग और आपके कॉम्प्रहेंशन से टोटल 50 क्वेश्चन सपोज डेट आपको मिले। इन 50 में से आपको क्या करना है, इन 50 में से आपको 35 निकालना है। अब आपको ये फील आ रहा होगा सर थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क है, थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क है। ये चैलेंजिंग टास्क क्यों है ये मैं आपको समझा देता हूं। चैलेंजिंग टास्क ये है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो कॉम्प्रहेंशन वाला पार्ट है वो आज की डेट में पहले जैसा नहीं रहा। एक छोटा सा काम मेरा करिएगा प्लीज, आई रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी पर्सन, एक छोटा सा काम करिएगा, ज्यादा नहीं 2024 का प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिएगा। 30 से 32 क्वेश्चन आपको वहां कॉम्प्रहेंशन के दिख रहे हैं। अगर इन 30 से 32 क्वेश्चन में आपको 2024 का जो पेपर है वो उठा लेना है, और 2024 के पेपर में जो आपका कॉम्प्रहेंशन वाला पार्ट है, इस कॉम्प्रहेंशन वाले पार्ट में अगर आप 10 क्वेश्चन कर पा रहे हैं देन इसका मतलब है यू आर गुड इन कॉम्प्रहेंशन। आप कहोगे सर मजाक कर रहे हो, मुझे हल्के में ले रहे हो हैं, 10 क्वेश्चन तो हम यू उड़ा देंगे। मैं हल्के में नहीं ले रहा हूं, ना ही मैं मजाक कर रहा हूं, बस मैं आपसे ये कह रहा हूं कि टेस्ट योरसेल्फ, अपने आप को टेस्ट करिए कि क्या 2024 का जो कॉम्प्रहेंशन वाला पेपर है, क्या आपने वहां पर बिना किसी चीटिंग के, बिना किसी हेल्प के 10+ क्वेश्चन जो है वो सही किए हैं। अगर सही किए हैं देन इसका मतलब है यू आर गुड इन कॉम्प्रहेंशन। अब वो लोग जिनको लगता है कि हमें मैथ नहीं पढ़ना, हमें केवल सीसैट निकालना है रीजनिंग और कॉम्प्रहेंशन के दम पे अगर आप अपना सीसैट रीजनिंग और कॉम्प्रहेंशन के दम पर निकालना चाहते हो तो यहां पे कम से कम आपको 18-19 क्वेश्चन जो है लेकर आने पड़ेंगे सही सही, कम से कम की बात कर रहा हूं, वरना 20 का टारगेट तो आप रखिए कि आप चाहते हो कि इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है, मुझे इनके पास जाना है, निकाल के लाइए यहां से 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन यहां से निकाल के लाइए, और 15 क्वेश्चन मिनिमम का टारगेट आपका यहां से होना चाहिए। अब होता क्या है ये मैं आपको समझाता हूं। होता ये है दोस्तों कि मैथ जो है वो सॉलिड मार्किंग देता है। ये जो कॉम्प्रहेंशन वाला सेक्शन है, बहुत बार ऐसा होता है कि आपके हिसाब से आपको लगता है कि यहां चीजें सही हैं, बट एग्जामिनर के हिसाब से वो चीजें गलत हो जाती हैं। ऐसा होता क्यों है? यहां पे क्वेश्चन बनते हैं लॉजिकल। सामने कोई चीज हो रही है, मेरा नजरिया हो सकता है उस चीज को अच्छा देख रहा हो, आपका नजरिया हो सकता है उस चीज को खराब देख रहा हो। ऑब्वियस सी बात है, मेरे सामने कोई घटना हो रही है, हो सकता है मुझे उसमें भी कोई अच्छाई नजर आ रही हो, आपके सामने कोई घटना हो रही हो सकता है आपको उसमें कोई खराबी नजर आ रही हो, तो नजरिया जो है वो बदल जाता है। एग्जामिनर ने क्या सोचकर स्टेटमेंट दिया है, क्या सोचकर वो उसका एजम्पशन कर रहा है, जरूरी नहीं है कि आप वही सोच पाओ। अगर आपने वही सोच लिया तो नंबर मिलेगा, और अगर आपने उसके अपोजिट सोचा तो क्या होगा, अपोजिट सोचा तो नंबर कट जाएगा। तो होता यह है कि ये थोड़ा सा रिस्की पार्ट है। यहां पे आप जब 15 से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना, तब जाके उसमें से 7 से 8 कहीं सही हो पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन को टिक करते समय, आंसर जब हम टिक करते हैं तो आंसर टिक करते समय ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता, हम 100% श्योर नहीं होते कि हमारा आंसर सही ही है। तो ये वाला जो सेक्शन है ना आपका कॉम्प्रहेंशन वाला, ये थोड़ा सा डाउटफुल रहता है, और आज से नहीं, जब से पैटर्न बदला है कॉम्प्रहेंशन का तब से डाउटफुल रहता है कि हम बहुत ज्यादा 100% श्योर नहीं हो पाते कि हमारा आंसर सही ही है। दूसरा मुद्दा,
दूसरा मुद्दा है रीजनिंग का। अगर आप रीजनिंग की बात करोगे तो रीजनिंग में भी हर साल एग्जामिनर 8 से 10 ऐसे क्वेश्चन दे रहा है जो थोड़ा सा ज्यादा ट्रिकी हैं, जिसमें बहुत डीप नॉलेज कह सकते हो लॉजिक का इस्तेमाल हुआ है। तो बहुत डीप लॉजिक का इस्तेमाल हुआ है तो एग्जाम में वो लॉजिक आप कनेक्ट कर पाओ, उस लॉजिक तक पहुंच पाओ, ये भी संभव नहीं है कि भाई सारे के सारे लॉजिक जो है वो आपने पता लगा लिए, नहीं संभव है। कुछ पता लगा लोगे, कुछ आप नहीं लगा पाओगे। तो मुश्किलात यहां पैदा होती हैं कि जब आप मैथ को छोड़ दोगे तो मैथ को छोड़ने के बाद आपका सी सेट केवल इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने रीजनिंग और कॉम्प्रहेंशन को कितना ज्यादा मजबूत किया है, इसको कितने ज्यादा अच्छे तरीके से आप एग्जाम में अटेम्प्ट करके आए हो। अगर आपने एग्जाम में इस वाले पार्ट पे थोड़ी सी भी कमी छोड़ दी तो वो तो वैसे भी हमारे हाथ में नहीं है, ये भी आपके हाथ से निकल जाएगा और आपका पूरा का पूरा एक साल बर्बाद हो जाएगा। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं बिना मैथ के आराम से केवल रीजनिंग और कॉम्प्रहेंशन के दम पर सी सेट निकाल सकता हूं, तो मैं ये बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं, निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। लेकिन ये आपको खुद देखना होगा कि क्या आप मैथ को छोड़ने के बाद इन दो सेक्शन से अपने आंसर्स या अपने जो क्वेश्चंस है वो निकाल पा रहे हो। अगर निकाल पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अब आप कहोगे सर क्यों नहीं निकाल पाएंगे, मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, मैथ पढ़ने से अच्छा इन्हीं को पढ़ के निकाल ले। अब आप जैसे ये बात बोलोगे तो मैं वापस से वो बात दोहराऊंगा। कौन सी बात? कि आप कितना भी पढ़ लो बट यहां पे आप 100% एश्योर नहीं हो पाओगे। कितना भी पढ़ लो 100% श्योरिटी नहीं हो पाएगी। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, अपनी भी बात कर रहा हूं, स्पैन इंडिया पढ़ाने वाले हर एक टीचर की बात कर रहा हूं कि कोई टीचर ये खड़ा होकर कह दे कि लॉजिकल रीजनिंग में मैं 100% परफेक्ट हूं, कोई भी क्वेश्चन दे दो सब सही कर दूंगा। इम्पॉसिबल, नहीं हो पाएगा। हमारी थिंकिंग डिफर हो जाती है भाई। आपने क्या सोचकर क्वेश्चन फ्रेम किया है, मैं क्या सोच रहा हूं, दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। स्टेटमेंट तो मैंने दे दिया कि गांव में बाढ़ आ गई है, आज से स्कूल जो है वो अगले 1 महीने तक बंद रहेगा। अब इस पे आर्गुमेंट चल रहा है, आर्गुमेंट ये चल रहा है स्कूल बंद रहेगा तो बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाएगी, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाएगी तो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। दूसरा आर्गुमेंट ये आ रहा है कि नहीं नहीं, बच्चों का घर पे रहना बहुत जरूरी है ताकि वो सुरक्षित रहें। तीसरा आर्गुमेंट आ रहा है कि ये थोड़ा सा अच्छा हुआ अध्यापकों के लिए कि उनको कुछ दिन की छुट्टी मिल गई। अब आपको डिसाइड करना है कि तीनों में से कौन सा आर्गुमेंट आपका स्ट्रांग है। हो सकता है कि आप जिस आर्गुमेंट को वीक मान रहे हो वो जिसने क्वेश्चन फ्रेम किया है उसके हिसाब से स्ट्रांग रहा हो। तो इसको आप चाह के भी बहुत अच्छा नहीं कर सकते क्योंकि इसका पैटर्न ही बदल चुका है, ये प्योर लॉजिकल हो चुका है। अब वो वाला पैसेज नहीं आ रहा कि पैसेज आ गया, क्वेश्चन आ गया, शीर्षक क्या है, लेखक कहाँ गया था, फलानी वारदात कौन से सन में हुई थी, कुछ नहीं पूछा जाता। प्योर लॉजिकल बनता है, प्योर लॉजिकल। ये वाला जो सेक्शन है 100% आप कर नहीं पाओगे। रीजनिंग में अगर कोई ये सोचे कि हम 100% कर लेंगे तो भी मामला गड़बड़ है। अगर आपके 22-23 क्वेश्चन आए यहां से 22-23 पूरे के पूरे क्वेश्चन कर लिया तो ये वाला थोड़ा गड़बड़ कर देगा। तो तरीका क्या है, सही तरीका क्या है कि सर हमें मैथ नहीं आती लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा सीसैट निकल पाए, तो मैं आपको इसका एक छोटा सा तरीका बता देता हूं। इतना काम जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। वो काम ये है कि आपको पूरी मैथ पढ़ने को कौन कह रहा है, कौन कहता है आपसे कि आप पूरी की पूरी मैथ पढ़ो। आप केवल और केवल मैथ के अंदर नंबर सिस्टम फैमिली को पढ़ लो, केवल और केवल। एक टॉपिक ऐसा है नंबर सिस्टम फैमिली, ये परिवार के बारे में अगर आपने जान लिया तो आप सीसेट बहुत इजीली क्रैक कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जिनको लगता है कि हमारी मैथ वीक है, हमें मैथ में अच्छा स्कोर नहीं हो पा रहा है, हम मैथ में बहुत कमजोर हैं, हमें अरिथमेटिक समझ में नहीं आती, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि प्लीज 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 किस पे काम कर लीजिए, नंबर सिस्टम फैमिली पे काम कर लीजिए। बाकी जो जैसा चल रहा है चलता रहने दीजिए। बहुत आसानी से आप सही सेट को क्रैक कर लेंगे, बहुत आसानी से। जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको लग रहा है कि कॉम्प्रहेंशन हमारी वीक है, अगला टारगेट कि सर कॉम्प्रहेंशन बहुत वीक है, उनके लिए क्या सलाह है, स्टेटमेंट बेस्ड जितने भी टॉपिक्स हैं लॉजिकल रीजनिंग के, उनको टैकल कैसे करते हैं, सोचने का तरीका क्या होता है, थिंकिंग प्रोसेस क्या होता है, डिसीजन मेकिंग क्या होती है, इस पे पहले काम करना पड़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पे काम करने से कोई बात नहीं बनेगी। और बात अगर आपकी आएगी रीजनिंग की, तो रीजनिंग तो आपको एक बार कोई टीचर सिखा देगा, उसके बाद आप आसानी से कर ले जाओगे। ये जो हमारी क्लास होगी, इन क्लासेस में हम जितने भी टॉपिक्स की बात करेंगे, उन टॉपिक्स में जैसे होता क्या है, बेसिक्स जब मैं पढ़ाता हूं तो बेसिक्स पढ़ाते टाइम क्या करता हूं दोस्तों, सब कुछ उठा लेता हूं, सारे टाइप्स जो है, क्योंकि समय रहता है ना भाई कि किसी टॉपिक में 10 टाइप के क्वेश्चन है जो यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं, उठा लिया 10 के 10 टाइप। लेकिन जब आपके पास समय की कमी है
तो हमें चुनिंदा क्वेश्चंस पे काम करना होगा कि नहीं यार इसको करना बहुत जरूरी है, इसको स्किप नहीं कर सकते, तो वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए कि वो चुनिंदा क्वेश्चंस कि भाई ये चीजें करनी है, इन चीजों को स्किप करना है, वो सब मेरा जिम्मा है। आपका केवल और केवल इतना काम होना चाहिए, लगातार मेरी क्लासेस जो है वो करते रहिएगा, जुड़े रहिएगा, और साथ ही साथ जो आपको मैंने बताया है पीवाईक्यूज पे काम करते रहिएगा, क्योंकि अब अगर आपने ये काम नहीं किया तो 2 महीनों बाद जब आप अपने एग्जाम में बैठेंगे तो शायद आप एग्जाम देकर जब निकलेंगे तो आपकी आंखों में आंसू होंगे कि काश मैंने थोड़ा सा समय सीसैट में भी दे दिया होता, जो मैंने जीएस में इतना समय दिया, देना चाहिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा समय आपको सीसैट के लिए भी निकालना पड़ेगा। तो ये आगे की प्लानिंग है, इसी हिसाब से चलिए। जिनको मैथ नहीं आती उनकी मैथ का जुगाड़ यही है कि आप नंबर सिस्टम फैमिली को कंप्लीट कर लीजिए। जिनको रीजनिंग नहीं आती, ऐसा इम्पॉसिबल है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आपको रीजनिंग नहीं आती, इसका मतलब आपके अभी सही टीचर से पाला ही नहीं पड़ा है। कोई एक अच्छा टीचर आपको मिल जाएगा, एक बार वो आपको सिखा देगा, रीजनिंग आसानी से सीख जाओगे। कॉम्प्रहेंशन कैसे स्ट्रांग होगा, लॉजिकल रीजनिंग पे आपको काम करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो कॉम्प्रहेंशन वाला पार्ट है वो आप स्ट्रांग कर पाओगे। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास कोई अदर तरीके नहीं है, कोई और मेथड नहीं। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं दोस्तों जिनकी ये डिमांड है कि सर हमें इंडिविजुअल मैथ पे काम करना है, मैथ हमारा बहुत वीक पॉइंट है, और सर कुछ इस तरीके से काम करना है जहां आप बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ाइए कि 2 + 2 4, 4 दूनी 8, बिल्कुल बेसिक से एक अच्छे लेवल तक सर हमें लेकर चलिए। क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका केवल यूपीएससी ही नहीं, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, ऑल अदर एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा कारगर है। लेवल हर जगह बदलता है, पैटर्न हर जगह बदलता है, लेकिन खासकर अगर मैं बात करूं यूपीएससी सीसैट और स्टेट पीसीएस की सीसैट की, तो दोस्तों दोनों में लेवल का थोड़ा बहुत फर्क है, बाकी टॉपिक्स आपके सिमिलर हैं। तो आप सभी की भारी डिमांड पर मैं आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूं दोस्तों मैथ्स हीरो बैच, जो कि आपके सारे सीसैट एग्जाम्स को कवर करने वाला है। ये बैच दोस्तों आपका प्योर कंप्लीट मैथ का बैच है। इसमें केवल और केवल आपको मैथ सीखने का मौका मिलेगा, जो कि मैं सिखाने वाला हूं। दिस इज कंप्लीटली लाइव बैच, लाइव क्लासेस मैं आपको देने वाला हूं, ये कोई रिकॉर्डेड बैच नहीं है, लाइव क्लासेस मैं आपको देने वाला हूं। आइए इस बैच की स्पेसिफिकेशंस को जान लेते हैं। पहले तो मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ाने वाला हूं। हर एक चैप्टर के आपको मैं पीडीएफ देने वाला हूं, प्रैक्टिस के लिए और एक्स्ट्रा कंटेंट डेली बेसिस पर देने वाला हूं। सारे चैप्टर खत्म करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, सारे टाइप्स को कवर करेंगे। जितने भी लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड नए नए क्वेश्चन बन रहे हैं उन सारे क्वेश्चंस पे काम करेंगे। जो आपकी वीडियोस एप्लीकेशन पर आप देखते हो उनको आप ऑफलाइन डाउनलोड भी कर सकते हो, ताकि बार बार आपका डेटा ना खर्च हो, आपका इंटरनेट जो है वो सेफ रहे। तो मेरे प्यारे भैया, ये जो बैच है इसमें हम कंप्लीट करेंगे पूरे मैथ सिलेबस को। लाइक आपका यूपीएससी का एग्जाम हो गया, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, ओपीएससी, यूकेपीसीएस, एचपीपीएससी, एमपीपीसीएस, हरियाणा पीसीएस और जितने भी अदर एग्जाम्स हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी मैथ बहुत वीक है और इंडिविजुअल आपको मैथ की क्लासेस चाहिए जहां एक सिस्टमैटिक वे में आपको बेसिक से हाई लेवल तक सारी चीजें सीखने का मौका मिले, तो आइए आपका तहे दिल से स्वागत है इस बैच में। कहां मिलेगा ये बैच आपको? तो मेरे प्यारे भैया, जब आप प्ले स्टोर पर हमारा एप्लीकेशन सर्च करते हैं स्टडी लवर वीर, एप्लीकेशन आएगा, इंस्टॉल करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये सब डालना। जब बैच आपको ओपन हो जाएगा तो यहां पे आपको यूपीएससी की एक टैब देखने को मिलेगी, यूपीएससी की टैब ओपन करोगे, सेम इसी थंबनेल के साथ आपको ये बैच जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर आपको लगता है सर हमें वेबसाइट से एक्सेस करना है, तो वो भी तरीका मैं बता देता हूं कि वेबसाइट से आप कैसे एक्सेस करेंगे। वेबसाइट से एक्सेस करना है, यूपीएससी एग्जाम्स में जाइएगा। यूपीएससी एग्जाम्स में जाओगे तो दोस्तों जैसे ही थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, ये देखो आपको यहां पर एक बैच देखने को मिल जाएगा। कहां गया? इसमें क्योंकि कई सारे बैच हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करिएगा। स्क्रॉल करोगे तो यहीं पर आपको हमारा जो मैथ्स हीरो बैच है वो देखने को मिल जाएगा। ये रहा वो बैच, मैथ्स हीरो बैच आपको यहां देखने को मिल जाएगा। इस बैच की जो कॉस्ट है दोस्तों वो 1499 है। व्यू डिटेल्स पर क्लिक करिएगा। व्यू डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद आप यहां से इजीली इसको परचेज कर सकते हो, बाय नाउ कर सकते हो। इसके अलावा इस 2025 में आपके मई में एग्जाम लगा हुआ है यूपीएससी का,
तो अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको लगता है कि सर लास्ट मोमेंट पे हम चाहते हैं कि हमारे पूरे सिलेबस का एक क्विक रिवीजन हो जाए, तो यूपीएससी 2025 का एक क्रैश कोर्स आपका एप्लीकेशन पर स्टार्ट हुआ है, जिसमें आपको जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। इस बैच में भी आप अपने आप को एनरोल करके, अगर आप 2025 के एस्पिरेंट हो, आपका एग्जाम आगे लगा है, तो बढ़िया तरीके से आप इस बैच में आ सकते हो। स्वागत है आपका। बाकी दोस्तों, जितने भी ऐसे लोग हैं जो 2026 में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, 2026 में तैयारी करने वाले सारे के सारे एस्पिरेंट जो है वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये 2026 का पहला बैच है जिसमें जीएस प्री प्लस मेंस, टेस्ट सीरीज, जीएस प्लस सीसैट, मेंटरशिप, सीसैट प्लस इंग्लिश, एनसीईआरटी कोर्स, एसे क्लास, पूरा का पूरा बैच, बाइलिंगुअल, आंसर राइटिंग, ऑल इन वन पैकेज है। ये भी आपको यूपीएससी के अंदर हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों जगह पे मिल जाएगा। बाकी आप में से अगर किसी को ना पता हो तो मैं बता दूं, मैं दोस्तों आपके यूपीएससी का ऑप्शनल भी कवर करवाता हूं। अगर आपने यूपीएससी में मैथ्स को अपना ऑप्शनल चूज किया है तो आइए, आपका स्वागत है। मिलकर आपकी इस जर्नी को हम बहुत आसान बनाएंगे। मैथ्स ऑप्शनल का कोर्स जो है वो भी आपके यूपीएससी की टैब के अंदर अवेलेबल है। 11,999 इस बैच की कॉस्ट है, जो कि पैन इंडिया लोवेस्ट कॉस्ट है, और इसमें हम डिटेल्ड में सारी की सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। ये भी आपका कंप्लीटली लाइव बैच है। तो जाइए फटाफट एनरोल करिए अपने मैथ्स हीरो बैच में और बनिए मेरे साथ मैथ्स के हीरो। थैंक यू सो मच। बाय एवरीवन, टेक केयर। जय हिंद आप सभी को।